दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय बाबूलाल दाहिया जी की जो उन्होंने अपने जीवन में उपलब्धि हासिल की है। पद्मश्री पुरस्कार के अलावा भी उन्होंने जीवन में बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हासिल किया है जो एक व्यक्ति का सपना होता है। और एक ग्रामीण क्षेत्र होने के बाद भी उनकी जो प्रतिभा और जो उनके अंदर का गुण हमने देखा वो हमारे क्षेत्र हमारे ज़िले के लिए गौरव की बात है। और आप देख सकते हैं अपनी आँखों से कि उनको पद्मश्री पुरस्कार के अलावा भी हिंदी दिवस पुरस्कार, सतना मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा सम्मान पद्मश्री माननीय बाबूलाल दाहिया जी को कई सारे ऐसे अवार्ड मिले हैं जो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी आँखों से। और बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जो उनके कहे अनुसार कि अभी काफ़ी ऐसे जगह रखे हैं जो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं आदरणीय बाबूलाल दाहिया जी के ये जो उन्होंने जीवन में हासिल किया है। कई रुपए देके भी ये सम्मान नहीं पाया जा सकता है जो उन्होंने अपने जीवन में अपनी कला और अपने हुनर के बदौलत प्राप्त किया है। जय हिंद, जय भारत, जय राजिंग सर। हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है और खेती किसानी से ही हमारे देश की उन्नति का और भविष्य का गौरवशाली देश रहा है। सर आपने जैसे हमने सुना है कि 200 प्रकार के बीजों का आपने संग्रहित किया है, खोज किया है, तो ये जब खोज कर रहे थे तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे इतना कठिन कार्य? अब देखिए क्या है ये कि हमको कोई कठिनाई नहीं हुई क्योंकि हम काम तो दूसरा कर रहे थे। आदिवासी लोक कला परिषद का काम कर रहे थे, ये तो हमारा साइड का काम है कि ये भी कर लेते थे। और जब जैव विविधता बोर्ड ने हमको पूरे 40 जिले में घुमा दिया तो और इजी हो गया, बाद में वो पूरे बीज हमको दे दिए। तो हमारे बीज बैंक में ये 200 प्रकार की धान है और 100 प्रकार के अन्य तरह के बीज हैं, सब्जियों के बीज, गेहूं के हमारे पास 18-19 प्रकार के बीज हैं, कोदो कुटकी, इस तरह हमारे पास करीब 300 प्रकार के बीज हैं जिसको हम संरक्षित किए हुए हैं। अच्छा। अब देखिए एक बात बता दें कि जितना जैसे वैज्ञानिक तमाम खोज करते हैं ना, इनका कोई अवदान नहीं। जितना माने जैसे जितने अनाज मिले, जितने पशु आए, वो सब जंगल से लिए गए ना, तो उनको किसी वैज्ञानिक ने नहीं खोजा, उनको हमारे कृषक पूर्वजों ने खोजा। झील झरनों डबरों से धान ले आए, वो मैदानी भागों से तरह तरह के अनाज ले आए, जानवरों को ले आए वो जंगल से। अब आज ना तो अनाज की एक भी पुरखीने कोई जंगल में है, पुरखीने ना जानवरों की। अब जानवर की एक पालतू जानवर की परिभाषा है कि कोई जानवर आपका दिया हुआ भोजन करने लगे और प्रजनन करने लगे तो मान लीजिए वो पालतू है, तो अगर प्रजनन नहीं करता तो पालतू नहीं है। जैसे मान लीजिए तोता पिंजड़े में आप बंद किए हैं, दीदी दादा राम जयराम जी की सीताराम जो कहलाएंगे वो सिखा देंगे, कहेगा, लेकिन वो पालतू नहीं है, वो आपका कैदी है। पिंजड़ा खुलेगा उड़ जाएगा, प्रजनन वो नहीं करेगा, तोता तोती होंगे तो बच्चे पैदा उनके नहीं होंगे क्योंकि वो आपके उससे वो संतुष्ट नहीं है, वो तो स्वतंत्र है आपसे, आपकी स्वाधीनता उसने स्वीकार नहीं किया, कैद में है आपके। गौरैया आपके आंगन का दाना चुगती है लेकिन वो पालतू आपकी नहीं है, एक दूरी बना के रहती है, आपकी गुलामी स्वीकार नहीं किया। लेकिन देखिए मुर्गे ने कर लिया है, भेड़ बकरी कर लिया, गाय भैंसों ने कर लिया, तो आप लोग घर से निकाल दिए तब भी वो आ जाते हैं। मुर्गों को काटते रहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं, कहीं छोड़ के नहीं, क्योंकि वो पालतू हैं। तो पालतू की एक परिभाषा है। तो जितने पालतू बनाए जानवर पक्षी वो हमारे कृषक पूर्वजों ने बनाया, जिनको उनने नहीं बनाया तो आज भी जंगल में विचरण करते हैं, उनको कोई वैज्ञानिक पालतू नहीं बना सकता। उस तरह का वातावरण बना दे तो बच्चे, जैसे मान लीजिए टाइगर सफारी बना दिया, उस तरह का वातावरण बना दिया तो बच्चे होने लगेंगे, स्वतंत्र रूप से मैदान में रहेंगे, लेकिन पिंजरे में नहीं होंगे। तो जिनको हमारे पूर्वज नहीं बना आज भी भटक रहे हैं, इसलिए इन अनाजों का बचाना भी जरूरी, क्योंकि वैज्ञानिक लोग जितनी नई किस्में निकालते हैं हमारे पूर्वजों के खोजे अनाजों के ही निकालते हैं। कोई नया अनाज थोड़ी वो बनाते हैं, इन्हीं से खोज के बनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब सर आपने कहा है कि जो भी खोज हुई है हमारे ही सिद्धांतों में थी, हमारी परंपरा में थी, लोगों वैज्ञानिक ने उसको उजागर किया है। सर जैसे काफ़ी लगातार इस फील्ड में कार्यरत हैं और अनुभव है, तो जो पुरानी हमारी किसान की पद्धति थी, कार्यशैली थी, और आज की कार्यशैली में लगभग काफ़ी कुछ है, तो इसका जो अंतर आप देख पा रहे हैं तो कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ये। क्या है कि जो पहले की हमारी खेती थी
परंपरागत खेती बहुत बड़े अनुभव जनित ज्ञान की खेती थी। हमारे पूर्वजों ने, अपर पूर्वजों ने बहुत बड़े अनुभव से उसको खोजा था। कई पीढ़ियों का अनुभव, और वो सब मौखिक परंपरा में होता था। तो जो हमारी पहले की खेती थी वो पेट की खेती थी। अकेले किसान के पेट की खेती नहीं, उसके साथ कई उद्यमी लोग जुड़े थे। जैसे मान लीजिए कौन कौन हो गए, लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, चर्मकार, ये तमाम जातियां थी। बसोर, ये क्या था कि अपने उपकरण बना के देती थी किसानों को, और किसान उनको अनाज देता था। तो ये सबके पेट की खेती थी। जैसे मान लीजिए कुशवाहा समुदाय है, तो उनका क्या था कि ज़्यादा वो खेती नहीं करते थे। एक कोलिया बना लिया एक आधा बीघा की, और उसी में सब्जी कई तरह के लगाते, तो वो सब्जी देते तो उनको अनाज मिल जाता। गड़ारी लोग भेड़ पालते, बकरी पालते, दूध देते, उनको अनाज मिल जाता। लोहार बढ़ई को मिल जाता वर्गा प्रथा में। तो क्या है कि पहले की हमारी खेती पेट की खेती थी, पूरे गांव के पेट की खेती थी। लेकिन आज जिस खेती की आप बात कर रहे हैं, नई खेती की, वो सेठ की खेती हो गई है। तो दोनों में क्या अंतर है कि पेट की खेती में हमको कुछ नहीं करना पड़ता था। जैसे हमारे गाय बैल हैं, तो हमारे बाप पुरखों का एक उनका मूक समझौता जैसा था कि हमने घास छील को गाय को खिलाया तो वो तंदुरुस्त हुई हमारे घास से, उसने दूध दिया तो उसके दूध घी से हम तंदुरुस्त हो गए। उसने बछड़ा जाना तो वो बैल बना, तो हल में चला, हल हमने चलाया, बैल खींचा। लेकिन जो उत्पादन हुआ तो भूसा, पैरा, चुनी चोकर बैल का, गाय का, और अनाज हमारा। गाय बैल ने गोबर किया तो हमने खाद बनाया, गाड़ी में भरा, हमने वहाँ तक खींच के बैल ले गया, खेत में डाला, उत्पादन हुआ तो जो उसका भाग है उसका। वो बूढ़ा हो जाए, गाय बूढ़ी हो जाए, बैल बूढ़ा हो जाए, तो हम उसी तरह उनकी सेवा करें जैसे अपने माता पिता करते हैं, बूढ़े माता पिता की। तो हमारी एक मूक उनका समझौता था। लेकिन आज की खेती में देखिए, ये जो सेठ की खेती है ये पूरी तरह बाजार से संचालित होती है। हमारी पेट की खेती में यहीं से संचालित, कुछ पैसा नहीं लगता था, जीरो बजट की खेती थी। जैसे हम हल चला लिए, बैल हमारा है, हमारे हल जुआ, कुछ हमारा नहीं लगता, हमारे घर का बीज है, महिलाएं बीज को सुरक्षित कर लेती, सब घर के लोग कर लेते, कटाई बिनाई कर लेते, मजदूरों को भी जो दिया जाता तो अनाज दिया जाता, जो बचता वो हमारा। लेकिन ये सेठ की खेती में क्या कि 90% भाग जो है तो बाजार चला जाता है। और गांव का अर्थशास्त्र इस तरह है, जैसे मान लीजिए आप 10 टोंका की बाल्टी को कुएं में डालिए और ऊपर आते आते पूरा पानी कुएं में चला जाता है, ऐसे पूरा हमारा बाजार चला जाता है। जैसे मान लीजिए क्या क्या कौन कौन से वो सेठ हैं, 10% जो 90% हमारा ले जाते हैं। हमने बीज लिया, बीज वाले सेठ को अच्छा खासा पैसा दे के लिए, बाद में उस भाव हमारा नहीं बिकेगा तो वो सेठ ले लिया। हमने खेत की जुताई किया, ट्रैक्टर है तो तेल भरवाया तो तेल वाला सेठ ले लिया, किराए से लिया ट्रैक्टर तो वो ले लिया, तो 2 सेठ हो गए। हमने अब ये हो गए बीज वाले और जुताई वाले। हमने खाद लिया तो खाद वाला सेठ ले लिया। बाद में क्या हुआ कि जब पौधा उगा, रोग लगा, तो हमने उसमें दवाई डाला तो दवाई वाला सेठ ले लिया, नींदानाशक, वो कीटनाशक। नींदा हुआ तो नींदानाशक डाला तो नींदानाशक वाला सेठ हो। बाद में क्या कि हार्वेस्टिंग करवाया, कटाई करवाया, तो हार्वेस्टिंग मशीन आई, वो काट के ले गई तो वो ले गई। फिर हम मंडी ले गए तो ट्रैक्टर में लादा तो वो ले गया। इस तरह से किसान को कितना बचता, उतना ही बचता। जैसे आपने देखा होगा कि भैंस 10 लीटर दूध देती है ना, लेकिन उसके जो पड़वा है, उसका पड़िया है, तो उसको कितना मिलता है? ज़्यादा आधा लीटर 1 लीटर मिलता है। ऐसे किसान को 90% भाग जो है तो बाजार चला जाता है, उसको 10% मिलता है। अब देखिए पहले क्या था कि जो हमारा कृषि आश्रित समाज था, अगर एक लोहार या बढ़ई है तो अगर वो 10-15 घर में वर्गा कर ले तो उसको इतना अनाज मिलता था जो लगभग 60-70 हज़ार रुपये के क्रय शक्ति का था। अगर उसको बेचता हो तो जितना आज 60-70 हज़ार में हमको सामान मिलता, उतने के सामान उस अनाज से मिलता। लेकिन आज क्या है, आज ये स्थिति है कि वो 3,000 के बराबर होता है। ऐसा क्यों हुआ? आप देखिए 70 के दशक में सोने का मूल्य था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार को नियंत्रित करता सोना। 70 के दशक में सोने का मूल्य था 200 रुपये तोला, 11 ग्राम
सोना 200 रुपये में मिलता था। और जो गांव का कर्मचारी होता था, तृतीय श्रेणी का, मास्टर, पटवारी, क्लर्क, उसको भी 200 रुपये वेतन मिलता था। तो माने वो 200 रुपये में 1 तोला सोना पहले भी पाता था। आप 40-50 हज़ार पाता तो आज भी 1 तोला सोना पा रहा। लेकिन किसान का कितना घट गया। 70 के दशक में कोई किसान अगर 1 तोला सोना लेता तो उसको 5 मन चावल में मिल जाता। माने 2 क्विंटल चावल बेच देता तो उसको 1 तोला सोना मिल जाता। आज अगर मैं 1 तोला सोना लेना चाहूँ, किसान हूँ, तो मुझको अपना 20 क्विंटल चावल और 25 क्विंटल गेहूँ बेचना पड़ेगा। तो किसान का कितना घट गया? 10 गुना घट गया। माने 70 के दशक के 1 रुपये की क्रय शक्ति 10 पैसे बराबर हो गई। हरित क्रांति आई, उत्पादन बढ़ा, 3 बढ़ा, तो 30 पैसे हो गया। तो माने पहले से हम 70 पैसे घाटे में हैं। ये स्थिति है किसान। सरकार कहती थी ना कि 2022 में दूना कर देंगे, तो दूना तो नहीं किया। दूना माने घटा जरूर दिया उसका भाव, माने चीज़ें महंगी कर दी। तो कहने का मतलब कि सरकार दूना भी कर दे तो इतना मिलेगा, 3 दूनी 60 पैसे, फिर भी वो 40 पैसे घाटे में रहेगा। यही कारण है कि गांव के पूरे उद्यमी चले गए, क्योंकि क्रय शक्ति घट जाने से। जैसे लोहार बढ़ई अगर उतने वर्गा में काम करेगा तो वो 3000 का होगा, तो काहे को करेगा? तो उसके लड़का परदेश चले गए। लोहार बढ़ई, तेली कुमार, सबके कुशवाहा सब चले गए ना बेचारे। पहले एक कुलिया में गुजार कर लेते थे, अब तो नहीं हो सकता, तो सब परदेश में। तो इस तरह से बहुत सारी जातियाँ। अब किसान पुत्र की बात करते हैं। किसान पुत्र जो है, तो मान लीजिए कोई किसान है, दोनों 2 बालक हैं, दोनों को पढ़ा दिया उसने, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों हो गए। एक को संयोग से नौकरी मिल गई तो वो 40-50 हज़ार रुपये उठा रहा, दूसरे को नहीं मिली और वो अगर 100 क्विंटल उत्पादन कर रहा अनाज की, तो उसको पहले बाजार में कितना ढीलना पड़ेगा? 100 कुंटल। एक सरकारी आंकड़ा है कि 1 क्विंटल उत्पादन में 1000 रुपये आता है, तो 100 कुंटल को कितना उसको ढीलना पड़ेगा बाजार में? 1 लाख रुपये ढीलेगा। और जब वो बेचेगा 1500-2000 रुपये कुंटल, तो कितना का होगा उसका? 1.5 लाख मिलेगा। तो एक तरफ उसका भाई कुर्सी का पांजर तोड़ के 50 हज़ार रुपये महीने उठा रहा है, और दूसरा वो 6 महीने में पाएगा। जब 1 लाख रुपये जोखिम में उठाएगा, पहले जोखिम उठाएगा ना, 1 लाख रुपये बाजार में ढीलेगा, तो वो काहे को करे नौकरी? तो वो भी कहीं सेल्स मैनी 10-15 हज़ार में कर लेता है, खेती नहीं करना चाहता। तो खेती के साथ ये समस्या है, खेती लाभ का धंधा रहा ही नहीं, क्योंकि उसका मूल्य इतना घट गया। और जितना मूल्य घटता जाएगा उतने किसान संकट में पड़ता जाएगा। तो आज की खेती जो है तो सेठ की खेती है, पहले खेती पेट की खेती थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जो खेती के विषय में हम हमारे दर्शकों को, आज की जो युवा पीढ़ी को संदेश दिया है, उससे काफ़ी कुछ सीखने को और काफ़ी कुछ जानने को आपके द्वारा मिला है। मैं आपको एक बार पुनः अपने चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। सर, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि जो आज का परिवेश है, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, चारों तरफ जो है तो विज्ञान के बनाए हुए संसाधन काम कर रहे हैं, और जो आज की जो संगीत व्यवस्था है, कलाकृतियाँ हैं, तो टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गई हैं। पहले की जो कलाकृतियाँ थी तो हस्तलिखित हुआ करती थी, अपने द्वारा निर्मित हुआ करती थी। तो जो आज की संस्कृति है और पुरानी संस्कृति है, उसमें कितना हमारे समाज के लिए, देश के लिए नुकसानदायक है, कितना लाभदायक है? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हर क्षेत्र में हो रहा है। आत्मनिर्भरता पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। जैसे पहले क्या था कि दिन भर जब लोग काम करते, तो हर जातियाँ, जितनी मेहनत कर जातियाँ थी, उनके सबके लोकगीत थे। शाम के वो चौपाल में बैठते और अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते। उसमें भी जैसे मान लीजिए कोई ढोला मारू की किस्सा सुना रहा, गांव में 1-2 लोग ऐसे होते, तो उनका एक सम्मान होता था। मान लीजिए कोई बिरहा गा रहा है, कोई बढ़िया गा रहा है, उनका एक सम्मान था। आज पूरा सम्मान टीवी ने ले लिया ना, कोई नहीं, वो सब बस हो गया, उसमें लगे हुए हैं। कुछ लोग सैला खेलते, माने क्या होता था, कार्तिक के महीने में जब वर्षा रुक जाती, कुंवर के महीने में, तो कहते थे कि सैला खेलने से पानी बरसता, तो सब लोग मैदान, अंदर तो गर्मी थी, तो बाहर चौपान में चले जाते, सैला खेलते, बैठते। तो अब इनने क्या कि पूरा एकांत जीवी लोगों को बना दिया। जो सामूहिकता थी, जो एक दूसरे के सुख दुख देखते थे, माने ये जितनी कला कैसे विकसित हुई। जैसे मान लीजिए आप
पहेलियों को देख लीजिए, पहेली जनौहर हम्म, कि माने आहारे गयो पहारे गयो झुलनी झुलाए गयो, है ना। जी, अब हमने आपसे बूझा तो आपने तो एक बुद्धि कौशल उसमें था, तो अब वो ख़त्म है। अब जितना हमको सब आज तो पूरा मोबाइल में पूरा ज्ञान है। अब कोई पूछा तो आपने झट गूगल में सर्च किया और झूठा सही, अब उसमें सही थोड़ी है, जो आपने डाल दिया वही है। अगर आप झूठे हैं तो झूठा चला जाएगा, सही है तो सही चला जाएगा, वो सच्चा इतिहास थोड़ी बताता है। तो गूगल आधारित पूरा हो गया ज्ञान पूरा। तो ये ज्ञान का बहुत बड़ा हमको एक तरह से जैसे तोता है ना, तोता की तरह बनाया जा रहा है कि पिंजरे में घुसे रहो, खाते रहो, बस हो गए, भूखो न मरोगे, पिंजरे में रहो। लेकिन हमारी स्वतंत्रता, हमारी कला कौशल हमारे सब छिन गए, पूरे खेल छिन गए। अभी तो हमारे पूरे उपकरण खत्म हो गए ना। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ कि हमारे कृषि आश्रित समाज के, जैसे आप किसी वहाँ जाएं, किसी संग्रहालय में जाएं, किलों में राजा महाराजाओं के, राजस्थान के कई संग्रहालय हमने देखा है। या सरार जंग का वहाँ हैदराबाद में वहाँ के नवाब का, तो वहाँ उनके वस्त्र रखे हुए हैं, सौंदर्य प्रसाधन उनके जो रखते थे वो हैं, हाथी दांत के तमाम तरह तरह के, वो उनकी ढाल तलवार हैं। और उसमें पूरा उनका इतिहास, अगर तलवार का है, भाला का है, तो ये लिखा कि ये राजा इतना वजनी भाला लेके चलता था, इतनी बड़ी तलवार। अब हमारे खेती में नई पद्धति आ जाने से लगभग 250 हमारे उपकरण समाप्त हो गए। बिल्कुल उनका कोई इतिहास नहीं। तो आज तो हम ये कर रहे हैं, मैं तो शुरू कर दिया, लगभग 250 ऐसे चीज़ों को मैंने चिन्हित किया हूँ। अच्छा। रोज़ फेस में बुक में एक चीज़ को लिखता हूँ, उसके बारे में पूरा इतिहास। और अब मैं एक संग्रहालय बनाने वाला हूँ जिसमें हमारे किसानों के पूरे सामान रहेंगे। अच्छा। पूरा उनका इतिहास रहेगा। हल है तो हल का इतिहास, जुआ है तो जुआ, ओइरा है तो ओइरा का, इस तरह पूरा। तो ये सब करने की ज़रूरत है। तो ये अब क्या है कि आदमी जितना विकास में बढ़ जाता है वो पीछे लौट के नहीं आता। तो यही स्थिति है कि हमारी जो लोक कला चली गई तो पता नहीं लौट के आएगी कि नहीं, क्योंकि मनुष्य का एक चरित्र रहा है कि जो उसने अनुभव किया, अनुसंधान किया, नई पीढ़ी को बताया, नई पीढ़ी ने क्या किया कि उसकी समीक्षा की, जो छोड़ने लायक हुआ उसका छोड़ा, और जो बढ़ाने लायक हुआ उसमें अपना अनुभव अनुसंधान जोड़ती आगे बढ़ती गई। वही मनुष्य के तरक्की का वो है। जी जी, बिल्कुल सर, सही जवाब आपका हमारे दर्शकों के लिए रहा है कि जो पुरानी हमारी कलाकृतियाँ रहती थी तो हमारे अंदर का गुण निकाला करती थी, हमारे अंदर का कौशल बाहर आता था। पर आज इतना हम आज की टेक्नोलॉजी से व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने अंदर जान ही नहीं पा रहे कि हमको खुदा ने क्या दिया है। तो सर, यदि हम एक आज के सवाल करना चाहें यदि बीच में कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो आज का विज्ञान का युग है, तो विज्ञान के विषय में सर यदि 2 शब्द बोलना हो आपको कि विज्ञान कितना हद तक हमारे लिए लाभदायक है, कितने हद तक नुकसानदायक है? देखिए, हमने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा कि विज्ञान जो है तो वरदान भी है, अभिशाप भी है। राइट। एक सीमा तक वो वरदान रहता है और जब सीमा लांघ जाता है तो वो अभिशाप बन जाता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जैसे क्या, हम तो हमारी अवस्था 78 वर्ष की है। हमने बहुत कुछ देखा है, 50 के दशक में देखा कि हैजा चेचक प्लेग आते, तमाम लोग मर जाते। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आज़ादी आई तो उनमें विराम लग गया। भोजन की समस्या ये थी कि अमेरिका से माइलो आता था, सही ज्वार, उसको लोग लाइन में लग के लेते थे। हमने उसको चुनौती के रूप में लिया, इतना उत्पादन बढ़ाया कि आज हम कहाँ तो खाने को नहीं था 50-60 के दशक में। 63 वगैरह के जो अकाल पड़े हैं, 57 के अकाल पड़े हैं, इतने कठिन अकाल थे कि लोगों के चूल्हे नहीं जलते थे रात में। हमने उसे चुनौती के रूप में लिया। आज हमारे पास इतना उत्पादन है कि एक बोरा के ऊपर दूसरा रखते जाएं तो बोरों की श्रृंखला चंद्रमा तक पहुंच जाए। अच्छा। तो मैंने इतना उत्पादन ले लिया, रोग वगैरह सब खत्म हो गए। तो ये था विज्ञान का चमत्कार। उसके बाद क्या हुआ कि विज्ञान अभिशाप बन गया। उतने तक 90 के दशक तक वो निश्चित वरदान था। अच्छा। कि हमारी खाद्य समस्या हल हो गई, हमारी बीमारियां सब खत्म हो गई। उसके बाद आता है जब हमने अति कर दिया तो वो आ जाता है अभिशाप में। तो आज अभिशाप है उसका। अब हमको इतना उत्पादन क्या जरूरत लेने की, हमको तो इतना है कि हम
1 साल 2 साल के लिए स्टॉक में रख ले, बाकी हर साल जितना हमको ज़रूरत। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिकों को जो पढ़ाया गया तो एक सूत्र उनका है, अधिक उत्पादन अधिक उत्पादन। हम दिल्ली में प्रदर्शनी लगाए थे, 110 उस समय धान थे, अब तो 200 हैं। अच्छा। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन आए। डॉक्टर एम स्वामीनाथन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनने देश की खाद्य समस्या को हल कर दिया। अच्छा। तो वो आए तो ट्राइसिकल में थे, पैर में प्रॉब्लम है, तो उनके पीछे तमाम उनके चेले थे वैज्ञानिक। तो हमसे बोले कि दाहिया जी इसमें 110 धान आपकी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन देती है? तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब, कोई धान प्रथम वर्ष 80-85% जमती है, दूसरे साल 20-25% और तीसरे साल बिल्कुल नहीं जमती। तो जो पिछले 10,000 वर्षों से प्रतिस्पर्धा में है तो कोई गुण होंगे तब ना अभी तक जीवित है। नहीं, आप लोग तो 2 साल में उसको ख़त्म कर देते। तो आप सिर्फ ये ना देखिए कि कौन उत्पादन, ये भी देखिए किसमें औषधीय गुण हैं, कौन अधिक उत्पादन देती, ठीक है, कौन सुगंधिक है, कौन सूखा सहने का किसमें गुण है, किसमें रोग नहीं लगे, ये सब चीज़ें देखिए ना आप। तो वो क्यों जीवित है अभी तक? कोई उसमें विशेष गुण होंगे तब ना जीवित है। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन भी हंसने लगे, वो लोग भी हंसने लगे, फिर वो नहीं किए। तो कहने का मतलब कि अब हमारे सामने विज्ञान का अभिशाप दिखने लगा कि उत्पादन तो बढ़ा, कि आज हम अगर गोदामों से निकाल के ट्रक में लोड कर दें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाइन लग जाए, चंद्रमा तक पहुंच जाए वो रूप श्रृंखला। लेकिन पानी हमारा घट गया, खेत हमारे खराब हो गए, ग्लोबल वार्मिंग दस्तक देने लगी और क्लाइमेट चेंज दस्तक देने लगा, हमारी जैव विविधता खत्म हो गई, हमारे ग्लेशियर पिघलने लगे, तमाम समस्याएं ना। तो जिस स्थिति में अगर यही क्रम रहा तो 200-400 वर्षों से ज़्यादा जीव जगत नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। जैसे दूसरे ग्रह हैं उसी तरह यह ग्रह हो जाएगा और ये सब मनुष्य कर देगा। हमको तो ऐसा मालूम होगा अगर नहीं संभला वो। अच्छा, बिल्कुल सर, जवाब आपका कि हम, हालांकि सारे विद्यार्थी, आज की जो युवा पीढ़ी है विज्ञान के चमत्कार में पढ़ती है कि विज्ञान हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है, यदि हमारे उपयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। सर, यदि हमारे आज की नई जनरेशन, जो आज की नई युवा पीढ़ी है, चाहे वो संस्कृति में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पहनावे में हो, लगातार आपके अनुकूल मेरे को लगता है काफ़ी हद तक बदलाव हो गया है। तो यदि हमारे युवाओं को आप गुरु मंत्र देना चाहें कि कैसे अपने जीवन कला का विस्तार करें, कैसे अपनी रहन सहन व्यवस्था बनाए, तो क्या होगा? देखिए, 50 के दशक में जो था तो ये ना, उस समय भोजन की सिर्फ समझ था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, ऐसा नारा लगता था ना। सर्वोच्च प्राथमिकता में क्या था? रोटी था, दूसरे में कपड़ा, तीसरे में मकान। आज हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता में नंबर 1 में है हवा, नंबर 2 में पानी। रोटी की अहमियत है लेकिन वो तीसरे नंबर में हो गई। नहीं, मकान वकान की कोई समस्या नहीं ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये कि हमको सर्वोच्च प्राथमिकता हवा और पानी में देना चाहिए। हमारे बाप पुरखों ने हमको बढ़िया अच्छा जंगल दिया था, जंगल थे, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ थी, तरह तरह के जीव थे, भोजन श्रृंखला थी पूरा। हमने बर्बाद किया, खासकर हमारी पीढ़ी, 70 के दशक की पीढ़ी। आप लोग काफ़ी होशियार हो, पर्यावरण समझने लगे हो, आपकी पीढ़ी है, हमारी जो तीसरी पीढ़ी है। लेकिन बर्बाद हमने किया, हमारे में वो समझ नहीं थे। हमने पानी बर्बाद किया, पेड़ पौधे बर्बाद किए, जंगल नष्ट किए। तो आज हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता में है हवा और पानी। हवा पानी आप बचाइए तो आदमी को बचा लेंगे, जीव जगत को बचा लेंगे। और हवा पानी अगर आपने बर्बाद कर दिया तो जीव जगत भी चला जाएगा। जी, बिल्कुल सर, जो आपकी हवा और पानी से ही, तो जैसे आपके बताए अनुसार कि खाना नहीं मिलेगा तो कुछ दिन जी लेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो कुछ दिन जी सकते, पर हवा नहीं मिलेगा तो उसी क्षण मृत्यु हो सकती है। तो हवा पानी के बाद तीसरी प्राथमिकता भोजन की कहा जाए। हमारे दर्शक भी इस चीज़ से अवगत हुए आपके माध्यम से। सर, हम एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। जो आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है, जो आज हमारे देश का कल्चर है, वो टोटल डिपेंड हो गया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से। तो जो आज की हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार से हमारे आज की जनरेशन को, जो आज का जन्मा बच्चा, उसको कैसे ढालना चाहिए? देखिए, हमको अगर हवा पानी बढ़ाना है तो हमारी ग्राम आधारित शिक्षा व्यवस्था भी होना चाहिए। अच्छा। और अगर वो नहीं होगी, जैसे देखिए यहाँ जितने हमारे उद्यमी जातियाँ थी, सब
सब चीज़ें बनाती थी वो, उनको कोई सिखाने नहीं जाता था। हम तो आश्चर्यचकित हैं कि यहाँ का जो कुम्हार है, कहीं वो सीखने नहीं गया, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ा, ना किसी इंस्टीट्यूट में जाके उसने सीखा। वो खुद चाक बनाया, चाक का बैलेंस बनाया। वो कील में घूमता है तो वो बैलेंस मिट्टी से बनाता है, जहाँ कम हुआ उधर मिट्टी धर के, और इतनी कील में घूमता रहता है, उसमें वो बना। तो किसने बनाया? पूरा तकनीक उसने सोचा चाक की। घड़े की डिजाइनें, माने मिट्टी के बर्तनों की डिजाइनें, लगभग 32 प्रकार की चीज़ें कुम्हार बनाता है। तो कहीं से उसने नहीं सीखा, उसको हमेशा निगलेक्ट किया गया, समाज ने उसको हमेशा खराब माना, अच्छा कभी नहीं माना, कभी उसको प्रोत्साहित नहीं किया। क्योंकि जो समाज के प्रमुख लोग थे वो क्या शिक्षा देते थे? वो ये शिक्षा देते थे कि अरे मनुष्य को तो 100 साल रहना है, 80, 90, 100 साल जिएगा, फिर तो उसको परलोक में जाना है। तो उनको परलोक की चिंता थी, लेकिन वो आदमी कुम्हार को लोक की चिंता थी। उसने कहा कि ठीक है, परलोक जाएंगे तो 100 साल बाद जाएंगे ना, तो अभी पानी पीना पड़ेगा ठंडा, तो घड़े में पानी पीजिए, ये लीजिए। ये चमार ने कहा कि ठीक है, चर्मकार ने कहा ठीक है, आप जाएंगे 100 साल बाद, लेकिन अभी पैर छिल जाएंगे, जूते न पहनेंगे, इसलिए जूता पहनिए। गड़ारी ने कंबल बनाया, कहा कंबल आप लीजिए, ओढ़िए इसको, 100 साल बहुत होते हैं, एक दिन में जाड़े में मर जाओगे। तो जितना हमारा ये जितनी टेक्नोलॉजी थी, लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, इनने जो बनाया, अब तेली का कोल्हू देखिए, किसी वैज्ञानिक ने थोड़ी बनाया, वो खुद सोच के बनाया कैसे तेल निकलता। हम लोग तो देखें लड़कपन में, आप लोगों को तो वो दुर्लभ है। तो बहुत सारी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, कितनी टेक्नोलॉजी थी, कितनी अच्छी कि सबको रोजगार मिलता था। आज के ये जो टेक्नोलॉजी की बात आप कर रहे हैं, इसमें गांव को रोजगार नहीं मिलता, इसमें कंपनियों को मिलता है। और कंपनियों की एक श्रृंखला है, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी एक दूसरे में मर्ज होती जाती हैं, बड़ी मछली छोटी को डकारती जाती है। और जो हमारे गांव की टेक्नोलॉजी थी वो किसी को डकारती नहीं थी, सबकी सहयोगी थी। जैसे लोहार का सामान, ताला चाबी हर घर में जाता, तेली कुम्हार के यहाँ भी जाता कि नहीं? तेली कुम्हार के बर्तन लोहार के यहाँ जाते, एक दूसरे का वस्त्र विनिमय था, पूरा गांव खुशहाल था। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी हो, गांव आधारित हो, अगर वो शहर आधारित हुई तो अंतर्राष्ट्रीय तक उसका हो जाएगा। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही लाभ लेंगी उससे ना। जैसे मान लीजिए खेती का बीज, मोनोसेंटो वगैरह, उसका लाभ उठा रहे हैं जो बाजू बीजू, और उनका टर्नओवर साल का इतना, जितना भारत का पाकिस्तान का बजट है उसके बराबर उनका टर्नओवर है हर साल का, पूरे विश्व में व्यापार कर रही। तो किसको लाभ होगा? ये जो टेक्नोलॉजी की बात है वो बाहरी कंपनियों को होगा, लोग बेरोजगार बनेंगे, और वही तोते की तरह उनको खिलाया जाएगा कि खाओ, पड़े रहो, दाने चुगते रहो, पड़े रहो, उनका स्वतः ज्ञान वो सब खत्म हो जाएगा। सर, अभी बात करते हुए एक सवाल हमारे में आया कि आपकी उम्र जैसे बताया कि हमारी 78 साल हो गई है, और आपकी उम्र जैसे 78 साल हो गई है, हाँ। आपके बताए अनुसार, और आपकी बातों से जो हमें ऊर्जा प्रदान हो रही है, तो आज की जो युवा है उनसे भी उतनी नहीं हो रही जितनी आपसे हो रही थी। इस ऊर्जा का राज क्या है? हमारे दर्शक नहीं, तो हमारा सोच वैज्ञानिक है, हम एक साहित्यकार हैं। दूसरे आपको किसान मिलेंगे तो उनमें 2 गुण ना होंगे कि वो साहित्यकार भी हो, कवि हो, लेखक भी हो। 10 साल हमने कॉलम लिखा, 10-12 साल अखबारों में। और जो कॉलम लिखता है उसको रोज कुआं खोद के पानी पीने जैसा होता है, हफ्ते में 1 दिन लिखते थे, तो माने नया कोई वो खोजना। तो जो लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, तो जब एक टोपरा पढ़ते हैं तो एक टुकनी लिखते हैं। अच्छा, तो वो हमारा ज्ञान है। तो हमारी सोच, वैज्ञानिक सोच हम रखते हैं। भले हम 87 साल के, लेकिन हमारी सोच दकियानूस नहीं है। अच्छा, हमारी सोच वैज्ञानिक है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं आपके जो ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान का ये कुआं है, इससे जो आपको ऊर्जा मिलती है, यही आपकी ऊर्जा का स्रोत है। और हमारे सर, जैसे आज हमारे दर्शक आपके विचारों से अवगत हो के आपसे रूबरू पे काफ़ी ऐसे पर्दों पे आपने प्रकाश डाला है जो हमारे आज की जनरेशन तो भूलती ही जा रही थी। निरंतर इस टेक्नोलॉजी में अपने आप को इस तरह विलुप्त करते जा रही थी कि ये जो पुरानी परंपरा थी वो पूरी तरह से हमारे युवा पीढ़ी अपने क्षेत्र से विलुप्त करते जा रहे थे। तो आपने एक बार पुनः प्रकाश डाल के हमको अपने देश की जो कल्चर था, जिसके बदौलत आज हमारा देश विश्व गुरु था और एक वैज्ञानिक खुद यहाँ उत्पत्ति होती थी अपने गांव-गांव में, वो
आज टेक्नोलॉजी विलुप्त कर दिया है। तो आपसे मिलके हमारे दर्शकों को, हमारे राइजिंग सन परिवार को काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं और काफ़ी आपका जो है तो सौभाग्य मिला हमको कि जो आपके विचारों से हमको अवगत जानकारियाँ मिली हैं। सर, हमारे चैनल का जो उद्देश्य है, एक बार मैं अपने चैनल का उद्देश्य बता देता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किया है, सफल हुए हैं, हमारी आज की जो जनरेशन है, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, उनको नहीं जान पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। कारण है कि उनके पास न तो मिलने के लिए टाइम है, न आपको वहाँ जाने का समय मिल पा रहा है। तो हमारा ये चैनल उनकी आवाज़ों को बुलंद करता है कि जन जन तक उनकी सोच, उनके विचार पहुँचे और उनके विचारों पे चल के और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो सर, यदि हमारे चैनल के विषय में यदि 2 शब्द कहना हो आपको तो क्या हो? मैं ये बता दूं कि मुझसे तमाम हर हफ्ते कोई ना कोई इंटरव्यू लेता, लेकिन जितना लंबा इंटरव्यू आपने लिया किसी ने नहीं लिया। अच्छा। उनकी एक सीमा होती है। अच्छा। इसीलिए मैं कह रहा था कि कितना, मैं सोचा कितना आपका होगा उस हिसाब से बोला जाएगा, लेकिन आपने इतना लंबा खींचा। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी इतनी लंबी बात आपने सुना, और भविष्य में भी अगर आपको कुछ जानकारी हासिल करना होगा, मैं सहर्ष तैयार हूँ। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि इसी तरह वो ग्रामीण टेक्नोलॉजी को, विज्ञान सम्मत टेक्नोलॉजी को परोसता रहे। अंधविश्वास रूढ़ियाँ वरना परोसे तो वो ज्ञानवर्धक ही होगी लोगों के लिए। जी जी, बिल्कुल आभार सर। और मैं सभी राइजिंग सन परिवार को एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे किसान पुत्र बाबूलाल दाहिया जी के इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनके विचार सब तक पहुंचें और उनके विचारों पे अमल करके अपने जीवन की दिनचर्या पे और अपने क्षेत्र में सुधार करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर जाके लिखें कि अगले किस शख्स से मिलना चाहते हैं, हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे और उनके विचारों से आपको अवगत कराएंगे। और पुनः एक बार मैं आभार व्यक्त करता हूँ सम्मानित आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आए। और मैं सर चाहूँगा कि हमारे दर्शक एक आपको पद्मश्री अवार्ड से विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया है, तो यदि वो हमको यदि दिखा दें आप, तो हमारे दर्शक देखना चाहेंगे कि किन किन पदों से सर वहीं यदि चल सकते हैं। हाँ, तो हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री बाबूलाल दाहिया जी का जो हमारे भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भूषण से सम्मानित किया गया था, ये आपको हम दिखा रहे हैं। और ये एक हमारे इतिहास भी बता रहा है और हमारे खुद के व्यक्तित्व से निखरा हुआ एक वैज्ञानिक पद्धति बता रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको देखकर सभी लोग अपने अंदर की छुपी प्रतिभा को बाहर निकालें और अपने देश और अपने समाज को आगे ले जाएं। धन्यवाद।